ताला नहीं लगा है। अगर संविधान का पाठशाला लगा होता तो आप लोगों को सुनने का जरूर मौका मिलता। अनुसूची 5 स्वायत्त शासन और मिल्कियत का अधिकार देता है, विशेषकर हमारे अनुसूचित जनजाति के साथियों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और स्वायत्त शासन का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हट कर एक अलग प्रशासन की अनुमति देती है अनुसूची 5, जिसके तहत पंचायत प्रस्ताव करके आदिवासी अनुसूची 5 क्षेत्र के हमारे आदिवासी साथी स्कूल का निर्माण कर सकते हैं, अस्पताल का निर्माण कर सकते हैं, अपने लिए जो भी सुख सुविधा की जरूरत है वो सारे सुख सुविधा का वो निर्माण कर सकते हैं। पर आज 75 साल गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस ने शासन चलाया, बीजेपी ने शासन चलाया, पर किसी ने अनुसूची 5 हमारा धर्म जयगढ़ अनुसूची 5 क्षेत्र में आता है, लेकिन आज तक वो सिर्फ कागजों में लागू हुआ, अमल में नहीं लाया गया। और आप लोगों को मैं यही बताना चाहूंगा कि सरकार क्यों आज तक अमल में नहीं लाया, क्योंकि जो समस्या का निर्माण करता है वो कभी समाधान नहीं करता। और आज भारत देश में शासन जमात बैठे हुए लोग सिर्फ समस्या निर्माण करने वाले हैं, समस्या का समाधान करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो समस्या का समाधान नहीं करेंगे, क्योंकि आज भारत देश में विदेशी वर्ग शासन कर रहा है। यूएनओ कहता है कि जिस देश में मूल निवासी निवास करते हैं वहां उन्हीं मूल निवासियों का शासन जमात होना चाहिए, लेकिन भारत देश ऐसा देश है जहां पर आज विदेशी लोग शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता है किसी भी व्यक्ति को आप अपने घर में हरवा रखते हैं, कमियां रखते हैं, क्या वो कमियां आपके हिसाब से काम करता है या वो अपने मर्जी से करता है? तो वही परिस्थिति आज हमारे मूल निवासी ST/SC के साथ बाहर विदेश से आए हुए लोग हमको गुलाम बना के रखे हैं। हमको बताया जाता है कि अंग्रेजों की नीति फूट डालो और शासन करो की नीति थी, पर वास्तव में अंग्रेजों की नीति नहीं है, ये हमारे भारत में विराजमान विदेशी ब्राह्मणों की नीति है। अगर अंग्रेजों की नीति होती तो अंग्रेज आके भारत में जाति का निर्माण करते, पर जाति का निर्माण ब्राह्मणों ने किया, क्योंकि आज भारत देश में 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है और सारे हमारे मूल निवासियों को लगभग 2% के हिस्से पर तोड़ दिया गया 6743 जातियों में। क्योंकि कोई भी एक जाति अगर खड़ा होके उनके विरोध में लड़ाई लड़ता है तो संख्या के अनुपात में ब्राह्मणों से कम हो जाता है, इसलिए उन्होंने जाति का निर्माण किया। क्योंकि गौतम बुद्ध का इतिहास आप देखिए, गौतम बुद्ध के समय में उन्होंने वर्ण व्यवस्था था और किसी एक वर्ण को पकड़ के उन्होंने जैसे ही आंदोलन किया तो 150 साल हमारे भारत देश में सम्राटों को अशोक और मौर्य सम्राट का 150 साल फिर से शासन आया, जिस समय भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही उनको पता चला कि हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर भारत देश को अब गुलाम नहीं रख सकते, जिसके वजह से उन्होंने राजा बृहदत्त की हत्या की और पुष्यमित्र तुंग नाम के राम व्यक्ति को, जो ब्राह्मण है, जिसको राम का रूप दिया गया और तुलसीदास के द्वारा रामायण का रचना किया गया। आज रामायण काल्पनिक है, आप सभी आपको संवैधानिक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, हम उसको ना पढ़ें। अगर आप लोग पढ़ते भी हैं तो पहले संविधान को पढ़ें। आज आप लोगों को एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से वो हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं, आज जाति जाति में तोड़ दिए और उसके बाद भी उपजाति बनाया गया। आज यहीं पर मैं बताना चाहूंगा, राठिया कंवर और पैकरा कंवर आपस में एक दूसरे से शादी नहीं करते। क्या जाति प्रमाण पत्र में पैकरा अलग जाति लिखता है? क्या राठिया अलग जाति लिखता है? नहीं, दोनों जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो कंवर ही लिखते हैं, लेकिन पैकरा
शादी राठिया के घर से नहीं कर सकता, राठिया जाति पैकरा के घर से शादी नहीं कर सकता। इस भावना को हमको निकालना होगा आपस में एक जाति के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी जाति के साथ ऐसा करिए, मेरा ऐसा नहीं कहना है, लेकिन आज हमको अगर अपने आप को आजाद करना है तो सभी SC ST OBC सभी हमारे जाति के लोगों को विचार से एक होना होगा, संविधान पढ़ना होगा और जानकार होना पड़ेगा। तब तक जब तक हम देश से आजाद नहीं हो जाते, हम गुलाम भारत को आजाद नहीं करा लेते, तब तक हमको आपस में विचार को एक बनाना होगा और आपस में लड़ना होगा। क्योंकि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये तिथि दिया है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में लोगों को शिक्षित करिए, शिक्षित करने के बाद ही संगठित हुआ जा सकता है। क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम गलत रास्ते पर चलते आएंगे, दुश्मन हमें जो भी बताएगा हम उसी के बात को मानते आएंगे। क्योंकि आज तक हम सिर्फ सुन के ही मानने वाले लोग रहे हैं, तो हमको अब सुन के मानना नहीं है, हमको उस पर विचार करके अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमको काम करना है। तब जाके हम असल में शिक्षित माने जाएंगे, और जब हम असल में शिक्षित माने जाएंगे तो उसके बाद ही हम संगठित हो पाएंगे। और संगठित होने का मतलब किसी एक जाति का संगठन अगर बन भी जाता है तो वो किसी भी परिस्थिति में किसी गुलाम बनाने वाले लोगों को हम भगा नहीं सकते। क्योंकि भारत में कोई भी जाति 2% से अधिक नहीं है। अगर 2% हम लड़ाई भी लड़ते हैं तो उधर 98% हमारे विरोध में खड़ा रहता है, 98% के सामने में 2% जीरो हो जाता है। अगर कोई वर्ग विशेष की बात करें, हमारे भारत देश में आदिवासियों की संख्या मात्र 7.5% है। अगर 7.5% सारे जाति के हमारे आदिवासी भाई जिनकी जाति लगभग 1000 है, वो 1000 जाति के लोग भी अगर मिल जाते हैं तो उनके पीछे में 92% उनके विरोध में खड़ा दिखता है। इसलिए हम SC ST OBC सभी को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ना होगा, अपने हक अधिकार को पाना होगा, तब जाके ही हम आज अपनी आजादी हासिल कर पाएंगे। क्योंकि एक बात और बता दे रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ एक मैगजीन का बात बताता हूँ, DNA का रिपोर्ट। क्योंकि आज मैं ब्राह्मण को खुल के विदेशी क्यों बोल पा रहा हूँ, एक छोटा सा मैं भी कर्मचारी हूँ, लेकिन भी मुझे डर नहीं लगता है कि ब्राह्मण को विदेशी बोलने के लिए। माइकल बामसात नाम का वैज्ञानिक जो अमेरिका का है, जिन्होंने 150 वैज्ञानिकों का टीम बनाकर बंगाल यूनिवर्सिटी में DNA का शोध किया और उस शोध का प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के पेपर में छपा। 21 मई 2001 को, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया ये तीनों यूरेशिया के आस्किमोजी नाम के शहर के लोगों के साथ उनका DNA मिलता है। उसके अलावा बाकी हम ST SC OBC और हमसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, लिंगायत और साथ में ब्राह्मणों के घर में रहने वाली महिलाओं का भी DNA हमारे साथ मैच करता है। क्योंकि ब्राह्मण जब आर्य के नाम से जाने जाते थे तो उन्होंने सिर्फ पुरुष लोग ही हमारे भारत में आया था, और हमारे घर की सुंदर सुंदर महिलाओं को अपने पास जैसे ही हमको गुलाम बनाया, कुछ अभी भी देखने को मिलता है आप लोगों को टीवी में, एक राजा और दूसरे राजा की लड़ाई होती है। जैसे ही लड़ाई में जो राजा पराजित हो जाता है, उसके सभी रानियों को जीता हुआ राजा अपने घर में रख लेता है। यही परिस्थिति उस जमाने में हमारे भारत देश में ही हुआ था। जैसे ही आर्य ब्राह्मण हमारे देश को कब्जा किया, वैसे ही हमारे मूल निवासी महिलाओं को, अच्छे सुंदर सुंदर महिलाओं को अपने घर में रख लिया। वो सिर्फ इसलिए रखा कि अपनी जनसंख्या बढ़ाने मात्र के लिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्था में उन्होंने जो 4 वर्ण बनाया, जिसमें शिक्षा, संपत्ति और हथियार का अधिकार उन्होंने अपने घर की महिला को भी नहीं दिया। हम ST SC OBC को तो दिया ही नहीं, साथ में वो अपने घर की महिलाओं को भी नहीं दिया। अगर वो उनके अपने यूरेशिया से लाए हुए होते महिलाओं को तो जरूर उनको अधिकार देते, क्योंकि हमारे मूल्यवादी महिला हैं, इसलिए वो तो इस बात को आप सभी को समझना है। क्योंकि जिस परिस्थिति में आज देश गुजर रही है,
संविधान से स्पष्ट होता है कि आज 75 साल में हर व्यक्ति 100 रुपया 300 किलो चावल खरीद के खाने लायक बनने का परिस्थिति था, लेकिन आज 75 साल गुजरने के बाद हमको फ्री में चावल दे के जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहा है सरकार। क्या हम 1 रुपया चावल खाने लायक हैं? जो भारत के मूल निवासी हैं, आप लोगों को 1 रुपया चावल देकर सरकार मजबूर कर रहा है कि आप सिर्फ चावल खाओ और अपने बुद्धि का विकास मत करो। अगर बुद्धि का विकास आप नहीं करते हैं तो आप जागरूक नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे तो अपने हक अधिकार आप नहीं ले सकते, और अपने अधिकार के लिए जब तक नहीं लड़ाई लड़ा जाएगा तब तक हमारा आजादी संभव नहीं है। हमारे लोगों को लगता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में शासन प्रशासन में जाएंगे तब हमें वो आजादी मिल सकता है, पर ऐसा नहीं है। अंग्रेजों को भगाने के लिए जन आंदोलन करना पड़ा था। किसी चुनाव लड़के वहां आजादी हासिल नहीं हुई है भारत को, लेकिन 1947 का आजादी सिर्फ भारत का आजादी था, भारत के लोगों की आजादी नहीं थी। इसलिए आज भी कहा जाता है वो आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और मैं खुलेआम कहता हूं कि 1947 की आजादी झूठी थी, देश की जनता भूखी है, तभी तो 1 रुपया किलो चावल देना पड़ रहा है। अंग्रेजों के गुलाम रहते हुए उस समय भी 1 रुपया का चावल देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे लोग मेहनत करके जी लेते थे। लेकिन आज 75 साल आजादी हो जाने के बाद हमारे लोगों को सिर्फ 1 रुपया का चावल देना पड़ रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे आदिवासियों के गढ़ में जगह जगह कोयले का खदान खुल रहा है। 5वीं अनुसूची बोलता है कि जिस जगह आदिवासी की जमीन है उस जमीन से जो भी खनिज संपदा निकलता है उसमें पूरा अधिकार उन आदिवासी भाइयों का है। लेकिन क्या आज सरकार वैसा कर रहा है? कुछ पैसे देकर उन आदिवासी साथियों को उस जगह से हटा दिया जा रहा है, और सारा पैसा एक उद्योगपति को ठेका में देकर उस उद्योगपति को दे रहा है। आप लोग सभी मेरी बात को शायद समझ रहे होंगे। और आप लोग एक चीज गौर करिए, भारत देश में 135 करोड़ आबादी होने के बाद भी आज भारत में सिर्फ 13 लोग, आप लोग समझ सकते हैं, मात्र 13 लोग भारत के 70% अर्थव्यवस्था को सिर्फ 13 लोग समेट के अपने पास रखे हुए हैं। तो क्या वो अर्थव्यवस्था सिर्फ 13 लोगों के लिए बना है? सरकार फिर वो 13 लोग को धन दौलत दे रहा है। अभी कोरोना काल में सरकार ने 4000 करोड़ रुपया, कभी 5000 करोड़ करके कितना ना कितना कर्ज लेके आया। वो सारा कर्ज हम आप लोगों के ऊपर है। आपने कभी किसी से 1 रुपया किसी दुकानदार से नहीं खाया, लेकिन भी सरकार ने आपके नाम पर करोड़ों रुपया का कर्जा ले आया विदेश से। इसका कर्जा कौन चुकाएगा? हमको आपको चुकाना पड़ेगा। तो आप लोगों को जागना होगा कि आपके हक को किसी और को दिया जा रहा है, तो आप अपने हक के लिए तैयार होइए, उठिए, खड़ा होइए। और अभी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एच.एन. रेकवाल साहब, जिसके राष्ट्रीय संयोजक हमारे क्या बोलते हैं प्रेम कुमार गेड़ा साहब हैं, आप सभी उनका यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। 5वीं और 6वीं अनुसूची पर विशेषकर आपको यूट्यूब में प्रेम कुमार गेड़ाम, जो हमारे आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक हैं, जिनका यूट्यूब में पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, जो अनुसूची 5 और 6 पर विस्तार से 2 घंटे का वीडियो आपको मिलेगा। माननीय एच.एन. रेकवाल साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चौधरी विकास पटेल जी, ये सभी मिलके वामसेप एक संगठन, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, वामसेप के शाखा 88 शाखा बने हुए हैं। उन सभी के द्वारा आपस में एक साथ मिलकर भारत के मूल निवासियों को आजाद कराने का प्रोग्राम बनाकर बार अभी 4 बार भारत बंद किया जा चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से, तो बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से, तो भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के माध्यम से 4 बार भारत बंद किया जा चुका है। और ये आने वाला कड़ी हर साल 2-2 बार भारत बंद किया जाएगा, जब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति किसी को प्यार से किसी चीज को देता नहीं है, उसको मांगना पड़ता है, मांगने से नहीं दे तो छीनना पड़ता है।
तो जब तक आप छीनोगे नहीं, आप अपने हक अधिकार हासिल नहीं कर सकते। तो अपने हक अधिकार के हासिल करने के लिए आपको लड़ना होगा, लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़कर एकजुट होना होगा। इसके बाद एक विशेष सूचना है, क्योंकि मैं एक सूचना बता के अपनी वाणी को विराम करूंगा। अभी सितंबर महीने में 11 सितंबर को